हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट्स। आज हम उन सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जिनका लास्ट फ्यू इयर्स में बहुत अच्छा खासा वेटेज रहा है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हम एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज़ बीट एटॉमिक प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, और हम डिस्कस करने वाले सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हमको पता है एस ब्लॉक के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आने वाले हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर हो। अब क्योंकि s ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है, इस वजह से हमको s ब्लॉक के अंदर दो ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। पहला होता है ग्रुप 1 एलिमेंट्स और दूसरा होता है ग्रुप 2 एलिमेंट्स। अब ग्रुप 1 एलिमेंट्स को जैसे कि हम जानते हैं, ग्रुप 1 एलिमेंट्स को बोला जाता है एल्कली मेटल्स भी, और ग्रुप 2 एलिमेंट्स को बोला जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी। अब इनको एल्कली मेटल्स बोलने की वजह हमको पता है, ये वजह होती है कि इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, इसलिए टर्म आती है एल्कली मेटल्स। अब ग्रुप 2 एलिमेंट्स में भी इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल इसलिए बोला जाता है क्योंकि देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, अगेन अल्कलाइन नेचर के होते हैं इसलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि बेरिलियम जो होता है वो इस डेफिनेशन में सूट नहीं होता है, क्योंकि बेरिलियम की जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स हैं दीज आर एम्फोटेरिक इन नेचर। तो हमको बस ये ध्यान रखना है कि बेरिलियम इवन दो इट डज नॉट कम अंडर दिस डेफिनेशन, पर हाँ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते वक्त हम उसको अल्कलाइन अर्थ मेटल की कैटेगरी में ही काउंट करते हैं। अब बात करी जाए अल्कली मेटल्स में, अल्कली मेटल्स के अंदर हमारे पास क्या क्या आ रहा है? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। फ्रांशियम जो होगा वो रेडियो एक्टिव होने वाला है। अल्कलाइन अर्थ मेटल में देखें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम होने वाला है। अगेन रेडियम इज गोइंग टू बी रेडियो एक्टिव इन नेचर। अब बात करते हैं एल्कली मेटल्स की। अब देखो एल्कली मेटल्स पहले ग्रुप का एलिमेंट पार्ट है, ग्रुप 1 एलिमेंट है, तो इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो NS1 होती है। अल्कलाइन अर्थ मेटल की वहीं देखा जाए तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल के आएगी NS2। तो कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आई गेस सो वी आर ऑल क्लियर कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है। हर एक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन हमको पहले से पता होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करने वाले हैं कुछ एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ की। उन एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टी होने वाली है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। अब देखो हमको पता है कि लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं, बिकॉज जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज़ कम होती है। तो अगर देखा जाएगा तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स की साइज़ हमेशा किससे ज़्यादा आती है? ग्रुप 2 एलिमेंट से, अलॉन्ग दी पीरियड अगर हम कंपैरिजन करेंगे। पर अगर ओवरऑल कंपैरिजन किया जाए तो अगर जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो दो चीज़ें होती है। एक तो शेल नंबर बढ़ता है, शेल नंबर बढ़ने की वजह से क्या होता है? साइज बढ़ती है। तो अगर हम कभी भी कंपैरिजन करेंगे डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप हमेशा साइज क्या होगी? बढ़ेगी। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रही है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रही है। अब कंपैरिजन आता है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को आपस में कैसे कंपेयर किया जाए। तो हमारे पास बेरिलियम होगा सबसे छोटा, बेरिलियम होगा सबसे छोटा, और बेरिलियम के बाद आता है लिथियम, लिथियम के बाद आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आता है सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, एंड आफ्टर दैट फ्रॉम कैल्शियम वी गो टिल बेरियम। बेरियम के बाद पोटाशियम आता है। इसका मतलब ये है कि पोटाशियम की साइज जो होती है वो किससे बड़ी होती है? बेरियम से बड़ी होती है। आफ्टर पोटाशियम विल कम रुबीडियम एंड सीजियम। ठीक है, तो सबसे बड़ा एलिमेंट अगर यहाँ पे देखेंगे एस ब्लॉक के अंदर, तो लार्जेस्ट एलिमेंट इज गोइंग टू बी सीजियम एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज गोइंग टू बी बेरिलियम। कुछ चीज़ें जो ध्यान रखनी है वो ये है कि एटॉमिक साइज अगर कंपेयर करी जाए तो लिथियम और मैग्नीशियम में मैग्नीशियम बड़ा होता है, लिथियम और मैग्नीशियम में मैग्नीशियम बड़ा होता है। पर अगर वहीं पर अगर हम आयनिक साइज कंपेयर करेंगे, आयनिक साइज कंपैरिजन करने पर लिथियम प्लस जो होता है उसकी आयनिक रेडियाई मैग्नीशियम प्लस 2 से ज़्यादा होती है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट, अब इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ भी आती है। अब हमको पता है कि अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, साइज़ बढ़ रही है, साइज़ बढ़ने की वजह से जो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है। देखो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहले तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा है साइज़। क्योंकि एफिशिएंट पैकिंग होगी तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी? अच्छी होगी। अब मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी है, पैकिंग अच्छी है, इस वजह से हार्डनेस भी क्या होती है? अच्छी होती है। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में क्योंकि ग्रुप 2 की साइज़ छोटी होती है तो पैकिंग ज़्यादा एफिशिएंट होती है, ज़्यादा एफिशिएंट होती है, इवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी उनके ज़्यादा हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। इस वजह से अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर हार्डर व्हेन कंपेयर टू अल्कली मेटल्स। ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए हमने ये सुना है कि जो हमारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं इनको नाइफ से भी कट किया जा सकता है, पर ग्रुप 2 के एलिमेंट्स रिलेटिवली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टी, दैट इज एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस की बात होगी, अगर कोई हमसे आयनिक रेडियस पूछे तो उसका भी ऑर्डर सेम होगा,
डाउन द ग्रुप जाएंगे रेडियाई बढ़ेगी, इधर भी +2 चार्ज के जो आयंस होंगे उनकी रेडियाई बढ़ने वाली है। मूविंग अहेड, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि लास्ट ईयर हमारे पास इसी से एक क्वेश्चन आया था आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड। अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी अगर कंपेयर करनी है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में, तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी का। ग्रुप 1 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल के आती है NS1, ग्रुप 2 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है NS2। तो नो डाउट अबाउट इट, ग्रुप 1 में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इस वजह से ग्रुप 2 की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है। पर अगर हम सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करें तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स में से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, ग्रुप 2 में अभी एक इलेक्ट्रॉन निकलना बाकी है। तो ग्रुप 2 की कॉन्फ़िगरेशन अब हो चुकी है NS1, पर जबकि ग्रुप 1 एलिमेंट्स जो हैं ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे आ चुके हैं, ये पिछले पीरियड वाली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच चुके हैं। तो IE2 जो है वो किसकी ज़्यादा निकलेगी, ग्रुप 1 की निकलेगी। नेक्स्ट चीज़ विच वी नीड टू कीप इट इन माइंड इज कि डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज़ क्या हो रही है, बढ़ रही है। साइज़ बढ़ रही है तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ रही है, और न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी तो डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो अगर कंपैरिजन करा जाए, सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम, देन सोडियम, देन पोटाशियम, देन रुबीडियम, राइट। कमिंग ऑन टू ग्रुप 2, सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन स्ट्रॉन्शियम, देन बेरियम होने वाला है। ये आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर रहेगा। अच्छा, 2023 में मेंस के अंदर एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कुछ एलिमेंट्स को देके कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल हैव आयनाइजेशन एनर्जी मोर देन 400 किलो जूल पर मोल। तो एक्चुअली रुबीडियम के ऊपर तक जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इन सब की आयनाइजेशन एनर्जी 400 से ज़्यादा होती है। सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी होती है जो 400 से कम होती है। डेटा इज गिवन इन NCERT एंड वी हैव टू फॉलो दैट डेटा। मूविंग अहेड, नेक्स्ट प्रॉपर्टी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब क्योंकि ये रिलेटेड टू आयनाइजेशन एनर्जी है, हमको पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो डिपेंड करता है वर्क फंक्शन पे। अब उन सारे एलिमेंट्स का वर्क फंक्शन कम होता है जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, और आयनाइजेशन एनर्जी कम हुई तो वर्क फंक्शन कम हुआ, तो इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान हो जाता है। पर क्योंकि ग्रुप 2 एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। इस वजह से ग्रुप 2 के एलिमेंट्स तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, दे विल नॉट शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ग्रुप 1 एलिमेंट्स, हाँ, इनकी रिलेटिवली आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है, तो ये पार्टिसिपेट तो करते हैं। पर लिथियम बिकॉज इसकी सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है तो ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं शो करता है। जनरली जो एलिमेंट्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं वो है पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। दीज आर द एलिमेंट्स विच विल बी शोइंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन ग्रुप 1। ग्रुप 2 तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो ही नहीं करता है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसमें से भी 2023 में क्वेश्चन आया है, दैट इज फ्लेम टेस्ट। सबको पता है फ्लेम टेस्ट कैसे किया जाता है। इंपॉर्टेंट थिंग इज वी हैव टू रिमेंबर द कलर विच विल बी कमिंग इन दी फ्लेम टेस्ट। अब कलर्स क्या क्या निकल के आते हैं, तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो सकता है जब उनको हीट किया जाता है, तो दे विल शो अ पर्टिकुलर कलर। अब लिथियम जो होता है, द कलर इट विल शो इज क्रिम्सन रेड, sodium will show golden yellow, potassium will show violet, rubidium will show red violet and cesium का कलर होने वाला है blue। अब इनकी वेवलेंथ भी इन नैनोमीटर लिखी हुई है एज फ्रॉम NCERT। नेक्स्ट कमिंग टू ग्रुप 2, अब बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है ये कोई फ्लेम टेस्ट नहीं शो करते हैं। इसकी वजह क्या होती है अभी देखेंगे। कैल्शियम जो होता है ये ब्रिक रेड कलर शो करेगा, स्ट्रॉन्शियम जो होता है क्रिम्सन रेड एंड बेरियम विल शो एप्पल ग्रीन कलर। अब देखो बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होते हैं इनकी साइज छोटी होती है, साइज छोटी होती है इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा। आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एक वजह ये भी है कि इनका जेड इफेक्टिव ज़्यादा है। जेड इफेक्टिव ज़्यादा होने की वजह से इनके अंदर इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन करना बहुत मुश्किल होता है, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन करना बहुत मुश्किल होता है, इस वजह से ये हमको फ्लेम टेस्ट में कोई कलर नहीं देते। बाकी सारे एलिमेंट्स में हमको कलर देखने को मिलेगा, बट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम विल नॉट बी शोइंग एनी कलर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज गोइंग टू बी हाइड्रेशन एंथैल्पी। अगेन एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इससे भी 2023 मेंस के अंदर क्वेश्चन आए हैं। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है। अब देखो हाइड्रेशन एनर्जी बेसिकली दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर इज गोइंग टू बी चार्ज ऑफ आयन, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी। एंड सेकेंड फैक्टर इज साइज ऑफ आयन, क्योंकि साइज ऑफ आयन बढ़ जाने की वजह से चार्ज डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, हाइड्रेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब देखो ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो हैं इनमें दोनों ही फैक्टर में फ़ायदा है, क्योंकि ग्रुप 2 एलिमेंट की साइज भी क्या होती है, कम होती है, चार्ज भी क्या होता है,
ज़्यादा होता है, साइज़ भी कम है, चार्ज भी ज़्यादा है, इस वजह से ग्रुप 2 की हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है रिलेटिवली ज़्यादा होती है कंपेयर टू ग्रुप 1। नेक्स्ट, अब हमको हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एंथैल्पी निकाल ली है, हमको हाइड्रेटेड रेडियाई का ऑर्डर भी पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट थिंग विच वी नीड टू कीप इन माइंड इज किसका हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होगा। अब देखो लिथियम जो है सबसे छोटा आयन है, अगर ग्रुप 1 में बात करें, लिथियम सबसे छोटा आयन है, चार्ज +1 रखता है, सीजियम बड़ा आयन है, चार्ज इज +1, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है कंपेयर टू यहाँ की चार्ज डेंसिटी से। अब चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा H2 मॉलिक्यूल को अपने पास लेके आएगा, ज़्यादा H2 मॉलिक्यूल को पास लेके आएगा तो इसकी ओवरऑल हाइड्रेटेड रेडियाई भी कंपेयर टू सीजियम क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये ध्यान रखना है हमको। एंड हाइड्रेशन, हाइड्रेटेड रेडिया ज़्यादा है तो मतलब ज़्यादा हाइड्रेशन हो रहा है, दैट्स वाई लिथियम शोज मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, और इसी वजह से लिथियम की मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाँ, यही प्रॉपर्टी अगर हम बाकी के एलिमेंट्स में डिस्कस करें, क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो रही है तो इनके सॉल्ट्स भी जनरली एनहाइड्रस फॉर्म में देखने को मिलेंगे, हाइड्रस फॉर्म में देखने को नहीं मिलेंगे। सेम चीज़ अगर ग्रुप 2 में देखा जाए तो ट्रेंड सेम रहने वाला है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। अब बेरिलियम सबसे छोटा, चार्ज +2, बेरियम और स्ट्रोंशियम सबसे बड़े, चार्ज अगेन +2, तो चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा है तो बेरिलियम +2 की हाइड्रेटेड रेडियाई भी ज़्यादा होती है कंपेयर टू बाकी सब एलिमेंट्स में, एंड इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी भी सबसे ज़्यादा होती है। इस वजह से हमारे पास मैक्सिमम सॉल्ट्स ऑफ बेरिलियम आर हाइड्रेटेड। नेक्स्ट थिंग विच वी नीड टू कीप इट इन माइंड इज कि अगर हम बात करें कि एल्कलाइन अर्थ मेटल और एल्कली मेटल्स, दैट इज ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में अगर कंपैरिजन किया जाएगा तो जब हमारे पास ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं इनकी चार्ज डेंसिटी कंपेयर टू ग्रुप 2 क्या होती है, कम होती है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी ग्रुप 2 की ज़्यादा है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी ग्रुप 2 की क्या होती है, ज़्यादा होती है। इस वजह से एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, मैक्सिमम सॉल्ट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर हाइड्रेटेड। कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, MgCl2.6H2 हो गया, CaCl2.6H2 हो गया। एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, दैट इज हमको दिया गया था मैग्नीशियम नाइट्रेट। मैग्नीशियम नाइट्रेट जो होता है वो बेसिकली एक हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है .6H2O, पर अगर यहीं पे देख लिया जाए बेरियम नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट जो होता है इट्स एन एनहाइड्रस सॉल्ट। तो हमसे पूछा गया था कि इसमें इसको x बोला गया था, यहाँ पे .H2O को y बोला गया था, एंड वी वर आस्क्ड द डिफरेंस बिटवीन x एंड y, तो आंसर इज गोइंग टू बी 6। इट इज़ अ क्वेश्चन इन PYQ। अब क्योंकि हमने बात कर ली है हाइड्रेटेड रेडियाई की, हमने बात कर ली हाइड्रेशन एंथैल्पी की, तो एक और टर्म यहाँ पे निकल के आती है, दैट इज कंडक्टिविटी एंड आयनिक मोबिलिटी। देखो कंडक्टिविटी उसकी ज़्यादा होगी जिसमें आयन जितनी जल्दी अपोजिट इलेक्ट्रोड पे पहुंच जाए उतना जल्दी सर्किट कंप्लीट होगा, कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। अब क्योंकि लिथियम प्लस और बेरिलियम +2 इनका हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है, और इवन दो आई कैन से कि इनकी हाइड्रेटेड रेडियाई सबसे ज़्यादा है, हाइड्रेटेड रेडियाई सबसे ज़्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल हो गए हैं बल्कि। अब बल्कि हो गए तो धीरे भागेंगे, धीरे भागेंगे तो अपोजिट इलेक्ट्रोड पे भी ये देर से पहुंचेंगे कंपेयर टू सीजियम एंड बेरियम। तो इस वजह से अगर हम बात करें कंडक्टिविटी, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अपोजिट हो जाता है, सबसे ज़्यादा किसकी निकलेगी, सीजियम की इन ग्रुप 1 एलिमेंट्स, एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स के अंदर अगर हम कंपेयर करेंगे इट इज गोइंग टू बी बेरियम +2। So this was our hydration enthalpy. Moving on to the next property, that is melting point. अब देखो melting point जो है वो लैटिस फैक्टर पर डिपेंड करता है। लैटिस फैक्टर मतलब जितनी एफिशिएंट पैकिंग होगी उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट रहा होगा। अब ग्रुप 2 और ग्रुप 1 में क्योंकि ग्रुप 2 की साइज़ छोटी होती है तो पैकिंग एफिशिएंसी भी ज़्यादा रहती है, तो ग्रुप 2 का मेल्टिंग पॉइंट ग्रुप 1 से ज़्यादा होता है। अब ग्रुप 1 में बात करें तो ट्रेंड क्या रहने वाला है, तो डाउन द ग्रुप साइज़ बढ़ रही है तो मेटल की लैटिस पैकिंग जो हो रही है वो वीक हो रही है तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो रहा है। तो लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट इज 454 व्हेन कंपेयर टू सीजियम विच इज ओनली 302 केल्विन्स। ठीक है, ग्रुप 2 की अगर बात करी जाए, ग्रुप 2 में भी ऑर्डर सेम होगा, बस एक चेंज है जो हमको ध्यान रखना है, दैट इज मैग्नीशियम। ट्रेंड अभी भी यहाँ पे भी सेम है कि हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, साइज बढ़ रही है, पैकिंग एफिशिएंसी कम हो रही है, इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है। अब मैग्नीशियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें पैकिंग जो होती है इनएफिशिएंट होती है। मतलब होता यह है कि मैग्नीशियम की जो 2 लेयर्स होती है उन 2 लेयर्स के बीच में डिस्टेंस ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इस वजह से इसकी मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत वीक होती है। वीक होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम होता है। और अगर मेल्टिंग पॉइंट कम निकलेगा तो रिलेटिवली हम कंपेयर कर सकते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट भी जो होगा वो
कम आने वाला है। तो जिस तरह हमने मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करा है, ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रेंड फॉलो होते हैं बॉइलिंग पॉइंट में भी, विद अ फ्यू एक्सेप्शन। अगेन बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करें तो ग्रुप 1 में कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप 1 के अंदर ट्रेंड फॉलो सेम ही होने वाला है जो हमने मेल्टिंग पॉइंट में देखा था, दैट इज डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, कम होगा। वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज डेंसिटी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब देखो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी अगर हम देखें तो होता है मास बाय वॉल्यूम। अब होता यह है कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, डेंसिटी का अगर ट्रेंड कंपेयर करें, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मास बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है, पर जितने हिसाब से मास बढ़ता है उस हिसाब से वॉल्यूम नहीं बढ़ता है। तो मास का इंक्रीमेंट ज़्यादा होता है कंपेयर टू वॉल्यूम के इंक्रीमेंट से। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए, डेंसिटी का डिक्रीज होना चाहिए, सॉरी इंक्रीज होना चाहिए, जो हो भी रहा है, क्योंकि मास ज़्यादा बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, पर मास के ज़्यादा बढ़ने की वजह से डेंसिटी बढ़ती है। पर कुछ चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखनी है, पोटाशियम और सोडियम, इनमें ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है। अब ट्रेंड रिवर्सल होने की वजह क्या है, देखो पोटाशियम की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी नियॉन, आफ्टर नियॉन विल बी 3s2 3p6, 3d में हमने कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं भरा है, उसके बाद डायरेक्टली हम जा रहे हैं 4s1 में। वहीं अगर हम बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है हीलियम 2s2 2p6। अब हुआ ये है कि पोटाशियम के केस में क्या है, हमारे पास पूरा 3d खाली है, मतलब क्या हुआ, साइज तो बढ़ गई, जितने से साइज बढ़ी उतने से मास नहीं बढ़ पाया, तो उसकी डेंसिटी किससे कम हो जाती है, सोडियम से कम हो जाती है। एंड सेम ट्रेंड इज फॉलोड इन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ऑल्सो, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम में क्या होगा, कैल्शियम में आ जाएगा यहाँ पे S2 और सोडियम में मैग्नीशियम में आ जाएगा अगेन, नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन इज गोइंग टू बी 3s2, ठीक है। पर ट्रेंड तो सेम फॉलो होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ अलग से निकल के आई है, वो है बेरिलियम। अब देखो बेरिलियम के केस में क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मैग्नीशियम के केस में साइज़ क्या हो रही है, बढ़ रही है 2 लेयर्स के बीच में। तो मैग्नीशियम के केस में जो होता है, मैग्नीशियम के केस में वॉल्यूम बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाती है, मास उतने से नहीं बढ़ पाया, तो डेंसिटी क्या हो गई, कम होगी। क्योंकि मैग्नीशियम के केस में वॉल्यूम बढ़ गई तो इस वजह से डेंसिटी कम होगी, तो बेरिलियम को तो आगे आना ही था, और इस वजह से बेरिलियम आगे देखने को मिलता है कंपेयर टू स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। मूविंग ऑन टू, अगर हम कंपेयर करें ग्रुप 2 और ग्रुप 1 में किसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो बहुत आसान है, हमको पता है ग्रुप 2 का एक तो साइज कम होती है, ऊपर से मास क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो डेंसिटी भी किसकी निकल के ज़्यादा आएगी, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की ज़्यादा निकल के आएगी कंपेयर टू ग्रुप 1 एलिमेंट से। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 2023 में इससे भी क्वेश्चन आया है, दैट इज रिड्यूसिंग नेचर। अब रिड्यूसिंग नेचर कैसे डिसाइड किया जाता है, तो वी हैव इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डेटा एज पर एनसीईआरटी, तो हम वही ट्रेंड फॉलो करने वाले हैं। अगर बात करी जाए रिड्यूसिंग पावर की, तो रिड्यूसिंग पावर एक्चुअली ग्रुप 1 की ज़्यादा होती है कंपेयर टू ग्रुप 2। रीज़न बहुत आसान है, क्योंकि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1, पर ग्रुप 2 एलिमेंट्स के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2, ठीक है। अब जो मैंने डेटा यहाँ पे कंसिडर किया है, दैट इज M+2M, दैट इज वी आर कंसिडरिंग SRP डेटा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डेटा। अब हमको पता है ये सारे मेटल्स हैं, तो इनकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या, बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न, क्योंकि लिथियम का सबसे कम क्या आ रहा है SRP, तो इसका SOP जो होगा सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर पूछा जाए हमसे कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स में, जो कि इस बार का क्वेश्चन भी था, इस बार के क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के अंदर ट्रेंड पूछा गया था रिड्यूसिंग पावर का, तो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर जो होगा वो किसका होने वाला है, फर्स्ट इज गोइंग टू बी लिथियम, क्योंकि इसका जो SOP आएगा वो आएगा 3.07। आफ्टर दैट इट इज गोइंग टू बी रुबीडियम, आफ्टर रुबीडियम इट इज गोइंग टू बी सीजियम, आफ्टर सीजियम इट इज गोइंग टू बी पोटाशियम, एंड पोटाशियम के बाद होगा सोडियम। ये जरूर ध्यान रखना है कि सोडियम का रिड्यूसिंग पावर ग्रुप 1 के अंदर सबसे कम होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की, तो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का तो ऑब्वियसली बात है, हमको पता है कि कम होना ही था रिडक्शन पोटेंशियल, तो इनकी वैल्यूज़ भी सबसे कम आ रही है। पर यहाँ पे जो जनरल ट्रेंड देखने को मिलता है कि हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट जाने से रिड्यूसिंग पावर जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ देख सकते हैं, तो बेरियम will be having 2.92 plus 2.92 as oxidation potential, तो सबसे ज़्यादा reducing power कौन रखने वाला है, बेरियम। आफ्टर बेरियम इट इज़ गोइंग टू बी स्ट्रोंशियम, आफ्टर दैट कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड बेरिलियम। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि लीस्ट यहाँ पे कौन होगा, बेरिलियम, मैक्सिमम कौन होगा, बेरियम। यहाँ पे लीस्ट कौन होगा, सोडियम, मैक्सिमम कौन होगा, लिथियम होगा, राइट। दिस वाज अवर रिड्यूसिंग नेचर।
आफ्टर रिड्यूसिंग नेचर अब हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ गोइंग टू बी रिएक्शन विद एयर। अब देखो रिएक्शन विद एयर जो होती है दो तरीके से ली जा रही है। एक बार हम ड्राई एयर को कंसिडर करेंगे और एक बार हम कंसिडर करेंगे मॉइस्ट एयर को। तो जब भी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को ड्राई एयर में रिएक्ट करा जाता है तो ड्राई एयर इज़ बेसिकली O2 एंड N2। तो हम जब भी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को ड्राई एयर में रिएक्ट करवाते हैं तो अल्कली मेटल्स विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड ऑल ऑफ देम विल फॉर्म ऑक्साइड। ऑक्साइड बनाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो हर एक मेटल का जो कि ग्रुप 1 का पार्ट है वो ऑक्साइड तो बनाएगा ही सही, पर जब नाइट्राइड बनाने की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ लिथियम एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो नाइट्राइड बनाएगा। बाकी कोई भी एलिमेंट यहाँ पे ग्रुप 1 के अंदर नाइट्राइड नहीं बनाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लिथियम के केस में लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है, तो जो एनर्जी डिमांड होती है उसको इसकी लैटिस एनर्जी कंपनसेट कर देती है, पर बाकी सब एलिमेंट्स की लैटिस एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी को कंपनसेट नहीं कर पाती है। तो किसी का भी नाइट्राइड स्टेबल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ किसका देखने का मिलेगा? लिथियम का। पर ग्रुप 2 पे आ जाते हैं। ग्रुप 2 में अल्कलाइन अर्थ मेटल को अगर रिएक्ट करवा रहे O2 और N2, ऑक्साइड बनने में किसी कोई दिक्कत नहीं, सबके सब ऑक्साइड बनाते हैं। पर जब बात आती है नाइट्राइड की तो यहाँ पे भी नाइट्राइड में कोई दिक्कत नहीं है, सबका साइज छोटा है, चार्ज ज़्यादा है। साइज छोटी, चार्ज ज़्यादा होना मतलब लैटिस एनर्जी ज़्यादा होना। अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी तो हर एक का नाइट्राइड बनेगा, क्योंकि रिक्वायर्ड एनर्जी को कौन कंपनसेट कर सकता है? लैटिस एनर्जी बहुत आसानी से कंपनसेट कर देता है। अब कुछ और चीज़ें ध्यान रखनी है। बेरिलियम और मैग्नीशियम ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी रिएक्टिविटी इन एयर थोड़ी कम होती है। कम इसलिए होती है क्योंकि इनकी सरफेस पे क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है इन्हीं के ऑक्साइड की। तो अगर हम इनकी रिएक्शन करा रहे हैं तो इनकी रिएक्शन सबसे अच्छी तब होती है जब इनकी रिएक्शन कराई जाए पाउडर फॉर्म में। तो अगर मैं बेरिलियम ले लूँ पाउडर फॉर्म में या फिर मैं मैग्नीशियम ले लूँ पाउडर फॉर्म में लेने के बाद अगर इनको ड्राई एयर से रिएक्ट करवाएंगे तो ये बहुत आसानी से इनके रेस्पेक्टिव ऑक्साइड एंड नाइट्राइड बना देते हैं। अच्छा, अब ये रिएक्शन जो है इनको इनिशिएट करने के लिए शुरुआत में थोड़ी एनर्जी देनी तो पड़ेगी, पर एक बार जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी ऑल दीज रिएक्शंस आर गोइंग टू बी एक्सोथर्मिक इन नेचर। व्हाई एम आई सेइंग सो? क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो ओवरऑल एनर्जी रिलीज होती है। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट नहीं करेंगे, ये रिएक्ट तभी करेंगे जब इनको किस में लिया जाए? पाउडर फॉर्म में लिया जाए। राइट, मूविंग अहेड, अगर हम बात करें मॉइस्ट एयर के साथ, अब मॉइस्ट एयर के अंदर क्या कंपोजिशन रहेगा? O2 तो रहने ही वाला है, CO2 आ जाएगा और H2O आ जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले ग्रुप 1 एलिमेंट्स की। तो देखो होगा क्या, एक एक करके रिएक्शन करते हैं। अल्कली मेटल लिया, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो सबसे पहले बनेगा ऑक्साइड। मेटल का ऑक्साइड हर एक मेटल बना सकता है। वही ऑक्साइड पानी में सॉल्युबल होगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर CO2 से कर देंगे तो ये CO2 एसिड है, हाइड्रोक्साइड बेस है, एसिड बेस रिएक्शन होगी और हमको क्या मिलेगा? मेटल कार्बोनेट। तो फाइनल प्रोडक्ट अगर कभी भी इस मिक्सचर के साथ दैट इज मॉइस्ट एयर के साथ किया जाएगा तो फाइनल प्रोडक्ट होगा कार्बोनेट। पर अगर बात करी जाए ग्रुप 2 एलिमेंट्स की तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स में भी रिएक्शन करने का तरीका सेम रहेगा। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड को एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड को अगेन CO2 से ट्रीट करेंगे, एसिड बेस की रिएक्शन होगी, अगेन वी विल बी गेटिंग मेटल कार्बोनेट एज फाइनल प्रोडक्ट। बस ध्यान ये रखना है, अगेन जो दिक्कत वहाँ हुई थी वो दिक्कत यहाँ भी है, बेरिलियम ये रिएक्शन इतनी आसानी से नहीं करता है। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसके अंदर हम वापस से डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अभी हमने रिएक्शन विद एयर लिया था, अब हम देखने वाले हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब रिएक्शन विद ऑक्सीजन मतलब हम सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो देखो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स की ऑलमोस्ट रिएक्शन सेम रहती है। अगर मैं बात करूँ ग्रुप 1 एलिमेंट्स की तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स को अगर हम लिमिटेड ऑक्सीजन के अंदर ट्रीट करते हैं तो लिमिटेड ऑक्सीजन के अंदर तो ये हमेशा क्या बनाएंगे? ऑक्साइड बनाएंगे। अगर इसी को एक्सेस ऑफ O2 में ट्रीट करें तो दो पॉसिबल प्रोडक्ट है। सबसे पहले क्या बनेगा? पर ऑक्साइड बनेगा, और ज़्यादा ऑक्सीजन से ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा? सुपर ऑक्साइड बनेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे पास जितने भी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है उसके अंदर अगर हम बात करें लिथियम की तो लिथियम सिर्फ और सिर्फ क्या बनाने वाला है? मोनो ऑक्साइड बनाने वाला है। बात करें सोडियम की तो सोडियम एक्सेस ऑफ सप्लाई की बात करी जा रही है, एक्सेस ऑफ सप्लाई में क्या बनाएगा? पर ऑक्साइड बनाएगा। अगर बात करी जाए हमारे पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम की तो पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम अगर एक्सेस ऑफ सप्लाई में देखेंगे तो ये क्या बनाने वाला है? सुपर ऑक्साइड बनाने वाले हैं। अगर माइनर प्रोडक्ट की बात करी जाए तो लिथियम के केस में अगर एक्सेस सप्लाई में ट्रीट भी करते हैं तो माइनर प्रोडक्ट के तौर पे थोड़ा सा क्या बनता है? पर ऑक्साइड भी बनता है।
और अगर वहीं बात करी जाए सोडियम के केस में, माइनर प्रोडक्ट के तौर पे थोड़ी सी क्वांटिटी में क्या बनता है, ऑक्साइड भी बनता है। नाउ कमिंग ऑन टू ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ग्रुप 2 एलिमेंट्स की जब बात करी जाती है तो अगर लिमिटेड में ट्रीट कर रहे हैं तो ऑक्साइड, जैसे कि यहाँ पे ऊपर हो रहा था, पर अगर इसी को अगर एक्सेस में ट्रीट कर दें तो एक्सेस के अंदर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलेगा, पर ऑक्साइड देखने को मिलेगा। ये कोई भी सुपर ऑक्साइड बनाते ही नहीं है। ग्रुप 2 एलिमेंट्स कैन नॉट फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब पर ऑक्साइड भी कौन बनाएगा, तो देखो बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम विल ओनली एंड फॉर्म मोनोऑक्साइड्स, ये पर ऑक्साइड भी नहीं बनाते हैं। सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम, ये 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमको क्या बना सकते हैं, पर ऑक्साइड बना सकते हैं। सुपर ऑक्साइड इनमें से कोई भी नहीं बनाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर इज वेरी सिंपल। हमको पता है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में ग्रुप 1 की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, आयनाइजेशन एनर्जी कम है। तो बेसिकली मेटल्स को, ग्रुप 1 मेटल्स को जब पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं, H2O के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हमको क्या मिलता है, हाइड्रोक्साइड मिलता है, एंड वी विल बी गेटिंग हाइड्रोजन गैस। एंड दीज रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। एंड हमको पता है एज वी गो डाउन द ग्रुप क्या होने वाला है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, और अगर रिएक्टिविटी बढ़ेगी तो बेसिकली क्या होने वाला है, हमारे पास विगरसनेस ऑफ द रिएक्शन भी बढ़ने वाली है। कमिंग ऑन टू ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ग्रुप 2 एलिमेंट्स को भी जब वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है तो हमको क्या देखने को मिलता है, हाइड्रोक्साइड देखने को मिलता है। दे विल ऑल्सो फॉर्म H2 गैस, बट इनकी रिएक्शंस रिलेटिव टू ग्रुप 1 एलिमेंट्स क्या होती है, थोड़ी स्लो होती है। रीजन, NH2 कॉन्फिगरेशन होती है, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, और रिएक्टिविटी तो वैसे भी ग्रुप 1 की ज़्यादा होती है कंपेयर टू ग्रुप 2। नाउ अगर इनको H2O से ट्रीट भी करते हैं तो देखो बेरिलियम जो है वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है पानी के साथ, बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं होती है बेरिलियम की विद वाटर। मैग्नीशियम कैन रिएक्ट, बट फॉर मैग्नीशियम टू रिएक्ट विद वाटर वी नीड हॉट वाटर। हॉट वाटर रहेगा तो मैग्नीशियम विल रिएक्ट। बाकी कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम, क्योंकि अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई है, और कम हो गई है, और आयनाइजेशन एनर्जी कम होने की वजह से इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस वजह से दे कैन रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम को चाहिए हॉट वाटर, पर बेरिलियम के लिए कोई सी भी तरीके से रिएक्शन नहीं कर सकते हम विद वाटर। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज रिएक्शन विद वाटर। पर अब हम बेसिकली जो रिएक्शन कर रहे हैं वो वाटर के साथ कर रहे हैं ऑक्साइड्स की। अब अगर हमारे पास कोई सा भी ऑक्साइड हो, नॉर्मल ऑक्साइड, चाहे एल्कली मेटल का हो चाहे अल्कलाइन अर्थ मेटल का हो, हमको फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देख लें सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन करी जा रही है वाटर के साथ, फाइनल प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हमारे पास प्रोडक्ट के तौर पे परऑक्साइड है और परऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ करी जा रही है तो प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी अगेन मेटल हाइड्रोक्साइड। पर अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमको हाइड्रोजन परऑक्साइड भी देखने को मिलेगा, हमको हाइड्रोजन परऑक्साइड भी देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया है सोडियम परऑक्साइड, वी आर रिएक्टिंग इट विद H2O and the product is going to be sodium hydroxide and we will be getting H2O2। पर अगर हमारे पास अगर सुपर ऑक्साइड है तो सुपर ऑक्साइड की अगर H2O के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोक्साइड तो मिलेगा ही मिलेगा, H2O2 भी मिलेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि हमको O2 गैस भी देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल KO2 प्लस H2O गिव्स KOH प्लस H2O2 प्लस O2। तो ये ध्यान रखना है, नॉर्मल ऑक्साइड के केस में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्साइड मिलेगा, पर ऑक्साइड के केस में H2O2 भी मिलेगा, और अगर सुपर ऑक्साइड है तो H2O2 के साथ हमको क्या देखने को मिलेगा, O2 भी देखने को मिलेगा। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अब जब भी एल्कली मेटल की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करी जाती है तो देखो ये जो मेटल्स होते हैं इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज़्यादा है, तो ये हाइड्रोजन के साथ क्या बना सकते हैं, हाइड्राइड बना सकते हैं। तो एल्कली मेटल के केस में हमको क्या देखने को मिलेगा, एल्कली मेटल व्हेन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन दे विल फॉर्म मेटल हाइड्राइड्स, जिसके अंदर हाइड्रोजन जो होगा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होने वाला है, ठीक है। सिमिलरली अल्कलाइन अर्थ मेटल भी H2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्राइड्स बनाएंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब बात हो रही है ग्रुप 1 एलिमेंट्स की, तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स के अंदर मैक्सिमम हाइड्राइड्स आर आयनिक इन नेचर, पर लिथियम की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है, बिकॉज ऑफ दैट लिथियम हाइड्राइड इज गोइंग टू बी कोवलेंट इन नेचर। तो लिथियम हाइड्राइड जो होने वाला है कोवलेंट नेचर का देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में तो सेम प्रॉपर्टी के बेसिस पे जिसका भी हाइड्राइड पॉसिबल है, मैक्सिमम हाइड्राइड्स आर आयनिक इन नेचर, पर अगेन बेरिलियम एंड मैग्नीशियम बिकॉज देयर पोलराइजिंग पावर इज मोर, तो इनका जो हाइड्राइड का नेचर होता है ये कोवलेंट नेचर का होता है, ये हमको ध्यान रखना है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि जो बेरिलियम की रिएक्शन होती है, बेरिलियम का हाइड्राइड
डायरेक्ट तरीके से नहीं बनता है, इसको बनाने का एक इनडायरेक्ट तरीका होता है। उस इनडायरेक्ट तरीके में हम बेरिलियम क्लोराइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, और व्हेन बेरिलियम क्लोराइड reacts with lithium aluminum hydride, तब जाके प्रोडक्ट बनता है क्या, BeH2 LiCl and AlCl3। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि बेरिलियम की केस में डायरेक्ट हाइड्राइड प्रिपरेशन कैन नॉट बी डन, हमको एक इनडायरेक्ट मेथड यूज करना पड़ता है जिसमें हमको यूज करना होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज रिएक्शन विद हेलोजेंस। अब हमको पता है रिएक्टिविटी ज़्यादा है, हेलोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एल्कली मेटल के केस में क्या देखने को मिलेगा, मेटल हैलाइड्स देखने को मिलेगा। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ध्यान रखनी है, पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम। पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम के केस में अगर हम इनको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ हैलोजन के साथ ट्रीट कर देते हैं तो हमको पॉलीहेलाइड्स भी देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल पोटाशियम आयोडाइड है, इसको एक्सेस ऑफ I2 से ट्रीट करेंगे तो क्या मिलेगा, KI3। व्हाट इज KI3? KI3 इज K प्लस एंड I3 माइनस। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे CSI3, अगेन इट इज CS प्लस एंड I3 minus। CSBr3, again it is CS plus and Br3 minus। So these are basically our polyhalides, I3 minus, Br3 minus, these are going to be polyhalides। वहीं अगर बात करी जाती है अल्कलाइन अर्थ मेटल की, इनके केस में भी क्या होगा, इनको ट्रीट करते हैं जब हैलोजन के साथ तो क्या मिलेगा, मेटल हैलाइड देखने को मिलेगा। पर हमारे को अगर बेरिलियम का हैलाइड बनाना है, अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 मेंस के अंदर ये पूछा गया था कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर बेरिलियम हैलाइड्स। तो बेरिलियम फ्लोराइड अगर बनाना है तो सबसे अच्छा तरीका है अमोनियम NH4B होल ट्वाइस BF4 का हम क्या करेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन करेंगे। थर्मल डीकम्पोजिशन करने से हमको मिलेगा अमोनियम फ्लोराइड और क्या मिलेगा, बेरिलियम फ्लोराइड। अगर बेरिलियम का फ्लोराइड ना बना के हमको क्लोराइड बनाना है तो क्लोराइड बनाने के लिए हमको रिएक्शन करनी है बेरिलियम ऑक्साइड की कार्बन और Cl2 के साथ। तो प्रोडक्ट के तौर पे अगेन डीकम्पोजिशन करेंगे, कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा, बचा क्लोरीन, क्लोरीन किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेरिलियम के साथ करेगा। एंड दिस इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर बेरिलियम हैलाइड्स। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर जो मेंस का कुछ पेपर हुआ था उसके अंदर दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड। Coming on to reaction with liquid ammonia, again it's a very important reaction। reaction with liquid ammonia जब हमको करना होता है तो हम क्या करने वाले हैं, हमको ये पता है कि किसी भी मेटल को लिक्विड अमोनिया में डाल देते हैं तो एक तो सॉल्वेशन होता है उसका, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, सॉल्वेटेड कैटायन, और हमको क्या देखने को मिलेंगे, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो लिक्विड अमोनिया होता क्या है, जैसे कि हमको पता है H2O का हम डिसोसिएशन कर सकते हैं H प्लस एंड OH माइनस की तरह। सिमिलरली NH3 का भी जो होता है डिसोसिएशन हो सकता है किसकी तरह, H प्लस एंड NH2 माइनस की तरह। ठीक है, बस फ़र्क इतना सा है कि अगर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करें तो अगर इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K2 है, तो K1 की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू K2। तो अमोनिया जो है डिसोसिएट तो करता है पर क्वांटिटी उसकी कम रहती है। तो उस केस में क्या होगा, जब हमने कम कंसंट्रेशन पे अगर मेटल को लिया है तो मेटल अमोनिया लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट होगा, मेटल आयन बनेगा, उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज करा, उस मेटल आयन के चारों तरफ कौन आ जाएंगे, अमोनिया आ जाएंगे। इसी वजह से जो कैटायन देखने को मिलता है दैट इज अमोनिएटेड कैटायन। अब हमको इलेक्ट्रॉन भी मिले थे पर वो इलेक्ट्रॉन अभी H प्लस को गेन करके H2 नहीं बना सकते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ भी कौन आ जाता है, NH3 आ जाता है। इस वजह से ये जो सोल्यूशन होगा, दिस सोल्यूशन इज गोइंग टू बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन होने की वजह से इसका जो कलर रहेगा एंड द कलर इज गोइंग टू बी ब्लू इन कलर, और क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है तो इट कैन बी यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम इसको एज अ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम इस सॉल्यूशन को हीट कर देते हैं, देखो सॉल्यूशन को हीट करने से क्या होगा, जो हमने पहले ये वाला डिसोसिएशन देखा था अमोनिया का, हीट करने से K2 की वैल्यू बढ़ेगी, K2 की वैल्यू बढ़ेगी तो डिसोसिएशन बढ़ेगा, डिसोसिएशन बढ़ेगा तो H प्लस की क्वांटिटी बढ़ेगी, NH2 माइनस की क्वांटिटी भी बढ़ेगी। अब क्योंकि H प्लस की क्वांटिटी बढ़ गई है तो बेसिकली अब हमको कौन सी गैस मिलने वाली है, हाइड्रोजन गैस मिलने वाली है। तो अब हमको अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन ना मिलके कौन सी गैस मिलेगी, H2 गैस मिलेगी। और क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन गए तो अब सोल्यूशन क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, और डायामैग्नेटिक बनने के साथ साथ ये क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। अब मान लेते हैं कि हम इस सॉल्यूशन को हीट नहीं कर रहे हैं,
हम इस सॉल्यूशन को हीट नहीं कर रहे हैं, पर हमने क्या करा है, मेटल की कंसंट्रेशन बढ़ा दी है। अब देखो जब मेटल की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो मेटल की कंसंट्रेशन बढ़ने से मेटल तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हो जाएंगे, सॉल्यूशन को वापस से क्या बना देंगे, डायामैग्नेटिक बना देंगे। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बदलेगा तो जो हमको वेव कलर मिल रहा था वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और जो कलर देखने को मिलेगा वो क्या होगा, मेटालिक ब्रॉन्ज कलर। ठीक है। अब अगर हम इस सॉल्यूशन को, जो हमने सॉल्यूशन बनाया था उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, तो अगर हम इस सॉल्यूशन को छोड़ देते हैं तो वही मेटल जिसके अंदर, मेटल जिसको लिक्विड अमोनिया में रखा गया था, वो कन्वर्ट हो जाता है मेटल अमाइड के फॉर्म में, और हमको कौन सी गैस देखने को मिलेगी, H2 गैस देखने को मिलेगी। अगेन वन इंपॉर्टेंट थिंग जो हमको ध्यान रखनी है, लिथियम के केस में हमको अमाइड नहीं मिलता है, हमको लिथियम के केस में क्या मिलेगा, इमाइड देखने को मिलेगा। ठीक है। हमको बाकी सब मेटल के केस में तो क्या देखने को मिलेगा, अमाइड, दैट इज NH2 माइनस, अमाइड इज NH2 माइनस, बट लिथियम के केस में हमको क्या मिलेगा, इमाइड देखने को मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी NH-2। तो अगर लिथियम वो मेटल हुआ तो फाइनल प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी Li2NH, दैट इज लिथियम अमाइड, इमाइड। ये हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बेरिलियम और मैग्नीशियम। बेरिलियम और मैग्नीशियम ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका Z इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है, Z इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है, इस वजह से आयनेशन एनर्जी ज़्यादा है। Z इफेक्टिव ज़्यादा होने की वजह से आयनेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, इस वजह से बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ही लूज नहीं करते हैं। तो ये जो कलर वाली प्रॉपर्टी जो देखने को मिलती है लिक्विड अमोनिया के अंदर, वो हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। तो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डज नॉट शो दिस प्रॉपर्टी ड्यू टू देयर हाई आयनेशन पोटेंशियल। मूविंग अहेड, अब हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारे पास स्लेग लाइम। स्लेग लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करने का सबसे आसान तरीका है, हम क्विक लाइम लेंगे और उस क्विक लाइम के अंदर हम क्या डाल देंगे, वाटर ऐड कर देंगे। व्हाट इज क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड को बोला जाता है क्विक लाइम। तो क्विक लाइम के अंदर जैसे ही वाटर को ऐड करा जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2 विल गिव अस व्हाट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज व्हाट वी कॉल एज स्लेग लाइम। अब जो क्विक लाइम से हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया है विच इज़ अवर स्लेग लाइम, ये एक वाइट अमॉर्फस पाउडर होता है, स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है, सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर्स हमको पता है। इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, इसके एक्वस सॉल्यूशन को तो लाइम वाटर कहते हैं, पर अगर इसका सस्पेंशन ले लेंगे, इसके सस्पेंशन को बोला जाता है मिल्क ऑफ लाइम, इसके सस्पेंशन को बोला जाता है मिल्क ऑफ लाइम। तो दिस इज वन थिंग वी नीड टू कीप इट इन माइंड। अब क्या है, इस क्विक लाइम की मदद से, इस स्लेक लाइम की मदद से हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बना सकते हैं। व्हाट आर दोज वेरियस इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, वन इज कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, हम लेने वाले हैं हमारा स्लेक लाइम, इसके अंदर क्या डालेंगे, CO2, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे, क्या देखने को मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलेगा। अब अगर हम ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है, इट्स अ प्रेसिपिटेट, तो हमको कैल्शियम कार्बोनेट मिल चुका है, पर इसी प्रेसिपिटेट के अंदर अगर हम एक्सेस में CO2 ऐड कर देंगे तो ये जो PPT है वो डिसॉल्व हो जाएगा और हमको क्या देखने को मिलेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट देखने को मिलेगा। एंड दैट्स हाउ बोथ कैल्शियम कार्बोनेट विच इज CaCO3 एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट विच इज CaHCO3 आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ आवर स्लेग लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मूविंग हेड, एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड है दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। अब हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर अगर क्लोरीन गैस को पास कर देते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हाइपोक्लोराइट आयन का फॉर्मेशन होगा। व्हाट इज हाइपोक्लोराइट आयन, OCl माइनस। हाइपोक्लोराइट आयन का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड एंड हमको मिलेगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, एंड दिस कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट हमको पता है। अब बात करी जाए कि जो हमारा स्लेग लाइम है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, तो पहली बात तो इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मोर्टार विच इज़ अ बिल्डिंग मटेरियल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वाइट वॉशिंग जो होती है, वाइट वॉशिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट इज इसका यूजेस होता है ग्लास मेकिंग में, टैनिंग इंडस्ट्री में एज अ ब्लीचिंग पाउडर प्रिपरेशन, जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ शुगर। Moving ahead, next important compound which we are having is plaster of Paris. अब प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने का सबसे आसान तरीका है, वी विल बी टेकिंग द हेल्प ऑफ जिप्सम। जिप्सम क्या होता है, जिप्सम होता है CaSO4.2H2। अगर हम इस जिप्सम को हीट कर देते हैं एट 393 केल्विन,
अगर हम इस जिप्सम को हीट कर देते हैं एट 393 केल्विन, तो जिप्सम को 393 केल्विन पे हीट करने पर हमको मिलता है कैल्शियम सल्फेट का हेमीहाइड्रेट। व्हाट इज हेमीहाइड्रेट? या तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, एंड वन अनदर वे विद विच वी नो दिस इज CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो जो चीज़ प्रिपेयर हुई है दिस इज व्हाट वी कॉल एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। अच्छा, अगर हमने इसको 393 केल्विन के ऊपर अगर हीट कर दिया तो बेसिकली ये जो हेमीहाइड्रेट बना था, हाफ H2O मॉलिक्यूल बना था, इसको और ज़्यादा हीट करने पर ये भी गायब हो जाएगा और हमको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? हमको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा कैल्शियम सल्फेट। और इस कैल्शियम सल्फेट को क्या बोला जाता है? डेड या फिर बर्न्ड प्लास्टर, राइट। अब व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? इट इज़ यूज फॉर मेकिंग प्लास्टर्स, ठीक है, इन बिल्डिंग्स। इट इज़ यूज फॉर इमोबलाइजिंग बॉडी पार्ट्स, जब फ्रैक्चर हो जाता है उस दौरान हम इमोबलाइजिंग करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कास्ट एंड स्टैचूज, ठीक है, तो स्टैचूज के अंदर भी हम POP को यूज़ करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मूविंग अहेड, वन मोर इम्पॉर्टेंट कंपाउंड इज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो कि प्रिपेयर किया जाता है सॉल्वे प्रोसेस से। सॉल्वे प्रोसेस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो कि हमारा Na2CO3 होता है और इसको हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। अब इसके प्रिपरेशन के लिए हमको कुछ रॉ मटेरियल लेने होते हैं। रॉ मटेरियल के तौर पे हम सबसे पहले लेते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, विच इज़ नथिंग बट एक्वस NaCl। एक्वस NaCl को ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। लाइमस्टोन यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ लाइमस्टोन? लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और हम यूज़ करते हैं अमोनिया की। ये तीन हमारे रॉ मटेरियल्स लगते हैं सोडियम कार्बोनेट के प्रिपरेशन के दौरान। अब करना ये होता है कि सबसे पहले हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट के हीट होने से हमको क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड, और हमको कौन सी गैस मिलेगी? CO2 गैस। और इसी CO2 गैस का आगे काम होने वाला है, क्योंकि हमने जो अमोनिया है उस अमोनिया को वाटर में डाला, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, और उस अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेसिक सॉल्यूशन था उसके अंदर अगर CO2 डाल देंगे तो इन दोनों के रिएक्शन से बनता है अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट बन गया। अब इसी अमोनियम कार्बोनेट के अंदर अगर हम एक्सेस में CO2 पास कर देते हैं तो इससे बनता है हमारा अमोनियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब अमोनियम बाइकार्बोनेट के अंदर हम डालने वाले हैं हमारा ब्राइन सॉल्यूशन विच इज एक्वस NaCl। तो अमोनियम बाइकार्बोनेट जब NaCl के साथ रिएक्ट करता है तो बनाएगा अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जो अमोनियम बाइकार्बोनेट था हमारा, इसका जो सॉल्युबिलिटी होती है वो सोडियम बाइकार्बोनेट से ज़्यादा होती है। मतलब कि ये है कि अगर KSP वैल्यू कंपेयर करी जाए तो KSP वैल्यू किसकी ज़्यादा आएगी? NaHCO3 की ज़्यादा आएगी कंपेयर टू NH4HCO3 से। इसलिए यहाँ तक तो ये सॉल्युबल था, पर जैसे हमने NaHCO3 बनाया दिस इज़ नॉट सॉल्युबल एनीमोर, तो ये सॉल्युबल नहीं रहा, तो इसको सेपरेट आउट करना आसान है। नाउ अब जो हमारा NaHCO3 बना है, इस NaHCO3 को बेकिंग पाउडर भी कहते हैं। इस NaHCO3 को अगर हम हीट कर देंगे तो इससे क्या मिलेगा? Na2CO3, we will get back CO2 and we will get H2O। अब इस पूरे प्रोसेस की खास बात ये होती है कि हम ऑलमोस्ट पूरी की पूरी अमोनिया को रिकवर कर पाते हैं। कैसे कर पाते हैं? तो देखो यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट मिला था हमको दैट वाज अमोनियम क्लोराइड। इसका हमने अभी तक कोई यूज़ नहीं करा। हम इस अमोनियम क्लोराइड को, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बना है, इस कैल्शियम ऑक्साइड को अगर H2O में डालते हैं तो स्लेट लाइम मिलेगा, अभी हमने पढ़ा था। अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं और इन दोनों की रिएक्शन से क्या मिल जाता है? अमोनिया, एंड दैट्स हाउ मोस्ट ऑफ द अमोनिया इज फर्दर रिकवर्ड, और इसी को वापस प्रोसेस में यूज़ कर लिया जाता है। कैल्शियम क्लोराइड का कोई यूज़ नहीं रहा अभी यहाँ के लिए, एंड दैट्स हाउ वी विल बी गेटिंग अवर Na2CO3 एज वेल एज NaHCO3। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो हमारे पास जो हमने Na2CO3 बना है, इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है ये थोड़ा ज़्यादा सॉल्युबल होता है कंपेयर टू NaHCO3। ऑन हीटिंग अगर हम इसको हीट करेंगे, सोडियम कार्बोनेट है तो हाइड्रेटेड सॉल्ट के तौर पर रहता है Na2CO3.10H2O। इसको अगर हीट करेंगे क्लोज टू 100 डिग्री सेल्सियस तो इसके हीटिंग से हमको क्या मिलने वाला है? Na2CO3.H2O, दैट इज वी विल बी गेटिंग अ मोनोहाइड्रेट। 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इट विल लूज। पर अगर इसको हम इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट कर देंगे तो क्या होगा? ये जो सिंगल H2O था वो भी गायब हो जाएगा, एंड वी विल बी गेटिंग एनहाइड्रस सॉल्ट ऑफ Na2CO3। अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। तो यूजेस में सबसे इंपॉर्टेंट यूज है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वॉशिंग सोडा की, तो इट विल बी यूज्ड फॉर लॉन्ड्री प्रोसेसेस, क्लीनिंग प्रोसेस के अंदर। इसका एक और यूज़ होता है दैट इज़ इन वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेसेस।
तो वाटर सॉफ्टनिंग के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास हो गया, बोराक्स हो गया, कॉस्टिक सोडा हो गया, वो भी इसी के साथ प्रिपेयर कर लिया जाता है। एंड वन मोर यूज इज देयर, दैट इज पेपर, पेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ये सारे यूजेस हमको ध्यान भी रखने हैं बिकॉज दीज आर गिवन इन एनसीईआरटी। सो द नेक्स्ट कंपाउंड वी आर हैविंग इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि हमारा बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। वैसे सॉल्वे प्रोसेस में भी हमने देखा था ये कैसे बनता है, पर इसको बनाने का एक और तरीका है कि हमारे पास जो Na2CO3 बना था, उस Na2CO3 के सॉल्यूशन के अंदर अगर हम CO2 पास कर देते हैं तो उसकी वजह से बनता है NaHCO3। और जैसे कि मैंने बताया था, NaHCO3 की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो होती है कम। अब सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह एक ये होती है कि इसके अंदर होती है एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाने की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो ये हमको वैसे भी क्या मिल जाएगा, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिल जाएगा। और ये जो होता है, दिस इज अ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, जिसकी सॉल्युबिलिटी जैसे कि हमने बात करी ये कम होती है। ठीक है। अब जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दैट इज बेकिंग सोडा, इसको एक माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज कर सकते हैं फॉर स्किन इन्फेक्शन, माइल्ड प्रॉपर्टी शो करता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज यूज्ड इन एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, तो ये फायर एक्सटिंग्विशर की तरफ में भी यूज होता है, तो ये हमको ध्यान रखना है।